हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है एनवायरनमेंट का पारिस्थितिकी। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो पारिस्थितिकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों और उनके भौतिक यानी कि अजैविक पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। और ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछा गया है। इकोलॉजी शब्द का सबसे जो पहले प्रयोग था अर्नेस्ट हैकल ने किया था। प्रकृति की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक कार्यशील इकाई है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्रण लगातार चलता रहता है। जिसमें क्या? ऊर्जा का प्रवाह और पोषक तत्वों का जो चक्रण है वो लगातार चलता रहता है। सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है वो किसने दी? तो एजी टांसले। सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना एजी टांसले द्वारा 1935 में दी गई है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसे कहा जाता है? मासानोबु फुकुओका। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी, तो ग्रीन आर्मी का गठन किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया था। एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें सभी उन वन लाइनर फैक्ट को शामिल किया गया जो आज तक कहीं पे भी क्वेश्चन बने हैं किसी भी एग्जाम में। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच। तो जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग है वो ऑन्कोलॉजी के नाम से किया था। किसके? तो ऑक्योलॉजी के नाम से किया था। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। और ये किसने कहा है? तो ये बताया है अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। ये परिभाषा दी गई है कि जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। और ये बात अर्नेस्ट हैकल ने कही है। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। यूजीन ओडम ने कहा है कि पारिस्थितिकी जो है वो प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जो प्रस्तावित की है वो 1935 में एजी टांसले के द्वारा दी गई है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना 1935 में एजी टांसले के द्वारा दी गई है। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसाइनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कार्ल मोबियस तथा फोबर्स ने कहा है। किसने? कार्ल मोबियस तथा फोबर्स ने कहा है। प्रकृति की एक कार्यशील इकाई के रूप में जानी जाती है। पारिस्थितिक तंत्र को प्रकृति की एक कार्यशील इकाई के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है। तो पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान या समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील इकाई है और इसकी अपनी उत्पादकता होती है पारिस्थितिक तंत्र की। जैसे पारिस्थितिक देख सकते हैं तो इसमें जैविक घटक भी आते हैं, अजैविक घटक भी आते हैं। जैविक घटक में पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव, जल, वायु, मृदा, प्रकाश, तापमान और ऊर्जा प्रवाह। तो ऊर्जा प्रवाह में पोषक तत्वों का चक्रण। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो पारिस्थितिक एक बंद तंत्र होता है? नहीं, पारिस्थितिक एक खुला तंत्र होता है। पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का जो सर्वोत्तम वर्णन है वो क्या है? तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं पारितंत्र कहलाता है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं किसका? पारितंत्र का। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं पारितंत्र का। खेत एक कृत्रिम पारितंत्र है और धान का खेत भी, या खेत मतलब
कृत्रिम पारितंत्र हैं। प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। वन, झील, घास, स्थल और समुद्र क्या है? ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि खेत, बाग, धान का खेत, ये क्या है? ये कृत्रिम पारितंत्र हैं, क्योंकि खेत को जुताई करने के बाद, डुली लगाने के बाद उसमें कुछ बोया जा रहा है, तो ये सब मानव खुद कर रहा है, ये मनुष्य के द्वारा, हमारे द्वारा किया जा रहा है, तो ये इसलिए प्राकृतिक हो गया। घास स्थल, वन स्थल, मरुस्थल उदाहरण है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के, और झील, नदी और समुद्र आते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र है। जैविक संगठक, ऊर्जा प्रवाह एवं खाद्य स्तर। तो जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का क्रम क्या है? तो जनसंख्या, पहले जनसंख्या से समुदाय बना, समुदाय से एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है, और फिर भूदृश्य बनता है, यानी कि जनसंख्या, और फिर इनसे मिलकर एक समुदाय बनता है, फिर पारिस्थितिक तंत्र, और फिर भूदृश्य। स्वपोषी, तो स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो स्वपोषी उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादक स्वपोषी होते हैं। परपोषी स्तर के उत्पादक के संबंध में द्वितीय उत्पादक आता है, यानी द्वितीय जो है वो परपोषी होते हैं, जो प्राथमिक पर निर्भर होते हैं। 10% का जो नियम है, ये ऊर्जा खाद्य रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने को 10% का जो नियम है, ये लिंडेमान ने दिया था। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? घटती है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की जो मात्रा है वो एक पोषक स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? घटती जाती है। जैव विविधता, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की संख्या घट जाती है, उसमें बड़ी गिरावट आती है, तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वह है कि कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और इसके कारण बड़ों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ जातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वह वहन क्षमता कहलाती है। तो पर्यावरण जिसे एक वहन क्षमता होती है कि पर्यावरण या एक क्षेत्र में इतनी ही जनसंख्या अच्छे से रह सकती है, तो उसे वहन क्षमता कहते हैं। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता जैविक विभव कहलाती है। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिवस्था स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो पारिस्थितिक कर्मता क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिक कर्मता होती है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन और जैव मंडल भंडार। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण वनोन्मूलन भी है, क्योंकि वनों को बहुत अधिक काटा जा रहा है, और वह कार्य जिसमें पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है वृक्ष काटना है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है सर्वहारी को। किसको? सर्वहारी को। पारिस्थितिक तंत्र एक जीवीय घटक नहीं है, तो वायु पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवीय घटक नहीं है। पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। पारितंत्र, तो पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं, तो जीव अपघटक जो होते हैं वो कवक और जीवाणु होते हैं। कवक और जीवाणु होते हैं। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या फिर सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके, पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं अपघटक। कौन तोड़ते हैं? तो अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जिसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुए भूमि अदा करते हैं अपघटक की। चींटी और हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, जबकि चींटी प्राथमिक भी है और अपघटक भी है। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में शाकाहारी प्राणी आते हैं। कैसे? शाकाहारी प्राणी आते हैं।
अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आते हैं चींटी। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता में मानव आता है, क्योंकि कुछ मानव शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी भी होते हैं। साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांसाहारी होने पर द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। समुद्री वातावरण में मुख्य जो प्राथमिक उत्पादक है तो वो क्या है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स। अपघटक कवक और जीवाणु उत्पादक हरे पौधे जो सपोषी होते हैं। उपभोक्ता जो भोजन अन्य जीवों से अपना प्राप्त करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक हरे पौधे होते हैं और हरे पौधे अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, वो स्वयं निर्मित करते हैं। किसकी? प्रकाश संश्लेषण की मदद से। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप, और पौधे जो होते हैं वो हरे रंग के लवक यानी कि क्लोरोफिल जो उनकी पत्तियों में पाया जाता है की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को किसकी आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल लवक। जैविक घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित हैं हरे पौधे। हरे पौधे एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले घास आता है। घास को टिड्डे ने खाया, उसके बाद मेंढक ने खाया, उसके बाद सांप ने खाया। तो ये क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता, ये उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है क्या कहे जाते हैं? वो खाद्य पदार्थ कहे जाते हैं। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा। जीवों द्वारा जो ऊर्जा का प्रभाव है वो हमेशा एक दिशा ही होता है। आहार श्रृंखला का निर्माण तो घास बकरी ने खाई और फिर बकरी को मानव खा लेता है, जो मांसाहारी लोग होते हैं। ऊर्जा प्रवाह तो एक पौधे को सौर ऊर्जा चाहिए होती है अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए, और वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसलिए एक दिशा। तो यह एक दिशा का उदाहरण। उसके बाद बकरी के, और ये अपघटक, बकरी उपभोक्ता है और इसका अपघटक जो होता है ये अपघटक हो गया। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है वह तालाब है, यानी कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव भार का पिरामिड है वो उल्टा होता है, स्थलीय में सीधा होता है। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के निरूपण को क्या कहते हैं? जीव भार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड सदैव क्या होता है? सीधा होता है। पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का जो समावेशन होने के बाद किसी एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण होगा तो सांप में होगा। किसमें होगा? तो सबसे ज्यादा जो होगा वो सांप में होगा, क्योंकि जल को फाइटोप्लैंक्टन्स ने खाया, फिर छोटी मछली ने खाया, फिर बड़ी मछली, और सबसे लास्ट में जिसको मछली ने खाया, मछली को जिसने खाया उसके अंदर सबसे ज्यादा होगा। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उत्तकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन। कुछ प्रदूषक आहार जब एक सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उत्तकों में जमा हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन कहते हैं। डीडीटी जैसे प्रदूषक जैव अनिम्नीकरणीय हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण सुधार के लिए लागू किया गया था 1986 में। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिनियम लागू किया गया दिसंबर 2006 में लागू किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1980 में। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था का समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है, यानी कि व्यवस्था सेवाएं। व्यवस्था सेवा में आते हैं भोजन, जल, लकड़ी, ईंधन की आपूर्ति, यानी कि इनकी व्यवस्था करना। समर्थन सेवाएं पोषक चक्रण, मृदा निर्माण और फसल परागण। जबकि नियंत्रण सेवाओं में क्या आते हैं? जैसे जलवायु नियंत्रण करना, बाढ़ नियंत्रण करना और कीट नियंत्रण करना। संरक्षण सेवाओं में सुंदरता, मनोरंजन, आध्यात्मिक मूल्य। वह जो एक समर्थन सेवा है पोषण चक्र और फसल परागण।
पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें घोषित किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है तो कुछ को किया गया है विनियमित। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश में जिस कारण घास को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वह जल की सीमाओं एवं आग के कारण। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम क्या है? नगरीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। पहले नगरीकरण, फिर प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन तथा अनुक्रमण की सामान्य परिभाषा दी थी एफ क्लीमेट ने। किसने दी थी? एफ क्लीमेट ने। वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, अनुक्रमण कहलाता है। क्या? अनुक्रमण। अनुक्रमण वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें एक स्थल पर स्थित जीव समुदायों में क्रमिक परिवर्तन होता है और अंततः एक स्थिर तथा संतुलित समुदाय का निर्माण हो जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा कल जैव विविधता। और अगर क्लास पसंद आई हो तो